हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, अच्छे मार्क्स या तेज दिमाग होना ही सफलता का पूरा राज है? हमारे जीवन में सफल होने के लिए बुद्धिमत्ता के अलावा और क्या चीजें जरूरी हैं? क्या केवल आईक्यू स्कोर ही हमें जीवन में आगे ले जाता है? आज हम डैनियल गोलमैन की वह किताब पढ़ने जा रहे हैं जिसने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक भाग का विस्तार से सारांश जानेंगे, रोचक उदाहरणों और कहानियों के साथ ताजा अंदाज में। क्या आप तैयार हैं अपनी भावनाओं की दुनिया में एक जबरदस्त सफर के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दिमाग में दो हिस्से हैं, एक जहां हम सोचते समझते हैं, तर्कशील दिमाग, और दूसरा जहां हमारी भावनाएं पल भर में हमें हिला देती हैं, इमोशनल ब्रेन। सोचिए, अगर आप अचानक किसी डरावनी चीज को देख लें, जैसे एक सांप या अचानक तेज आवाज, तो आपका शरीर क्या करता है? सबसे पहले आपको डर महसूस हुआ होगा, आपने झट से प्रतिक्रिया दी होगी। यह क्षणिक निर्णय आपका भावनात्मक दिमाग, लिम्बिक सिस्टम, लेता है। इसमें गहन सोचने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए यह भाग हमारे दिमाग की सुपरफास्ट प्रतिक्रिया मशीन की तरह काम करता है। कल्पना कीजिए कि आप अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं और अचानक सामने सांप को देख लेते हैं। उस पल आपके शरीर ने बिना सोचे समझे आपको पीछे धक्का दे दिया। यह वास्तविकता है, इमोशनल दिमाग की एक सेकंड का झटके जैसा होता है और हम खुद को खतरनाक स्थिति से बचा लेते हैं। ऐसा लगता है मानो दिमाग का यह हिस्सा पहले रिएक्ट कर जाता है और बचे हुए तर्कशील दिमाग को सिर्फ परिणाम भुगतना पड़ता है। अमिगडाला हमें हमारी प्रतिक्रियाओं से बचने का मौका देती है, बशर्ते हम जानकार कदम उठाएं। यही कारण है कि बच्चों को जब पहली बार लड़कों की तरह चीखना सिखाया जाता है या लड़कियों को चुप रहना सिखाया जाता है, तब भी यह प्राकृतिक प्रतिक्रिया दबी नहीं रहती जब तक इमोशनल ब्रेन को सही तरीके से संभालना न सीख लिया जाए। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारी भावनाएं हमारी पुरानी विरासत हैं। हजारों साल पहले जब हम जंगलों में रहते थे, तब इमोशन का उपयोग करते हुए हमने खुद को आग से बचाया और शिकारियों से छुटकारा पाया। लेकिन नई दुनिया में रहते हुए भी हमारा दिमाग थोड़ा पुरानी दुनिया का ही रह गया है। इसे अक्सर हम एमिगडाला हाईजैक कहते हैं, जब हमारी भावनात्मक तंत्रिका इतनी तेजी से काम करने लगती है कि हमारी सोचने की शक्ति, नियोकॉर्टेक्स, पीछे छूट जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो भावनाएं दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेती हैं और हम अपने शब्दों और कर्मों को सोच समझकर नहीं चुन पाते। आपने देखा होगा कि गुस्से में अक्सर लोग ऐसे शब्द कह जाते हैं जो बाद में उन्हें पछताए जाते हैं। यह इमोशनल हाईजैक की कहानी है। याद रखिए, जब आपका इमोशनल ब्रेन हाईजैक हो जाए, उस वक्त आपके तर्कशील दिमाग की बजाय भावनाएं आपके शरीर पर हावी हो जाती हैं। ऐसे में थोड़ी देर रुकें, गहरी सांसें लें और अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करें। इसी तरह आप फिर से तर्कशील हिस्से को सक्रिय कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप अत्यधिक डर या गुस्सा महसूस कर रहे हों, तो सिर्फ 5 गहरी सांसें लेने भर से आपका मस्तिष्क कैसे शांत हो सकता है। ये छोटी छोटी तकनीकें हमें भावनात्मक तूफान से बाहर निकालती हैं और मन को फिर से नियंत्रित करने में मदद करती हैं। पार्ट 2, द नेचर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या सिर्फ तेज बुद्धि वाला इंसान ही सफल होता है? किताब का जवाब है नहीं। गोलमैन बताते हैं कि आईक्यू सिर्फ हमारे जीवन की सफलता का एक छोटा हिस्सा है, जबकि सच्ची जीत भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस से आती है। शोधों से पता चलता है कि सफलता में आईक्यू का योगदान 20% से ज्यादा नहीं है, बाकी 80% हमारी ईक्यू यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। सोचिए, कितनी बार आपने यह देखा है कि सबसे ज्यादा अंक पाने वाला टॉपर भी जीवन में फेल हो जाता है, जबकि थोड़े मेहनती और धैर्यशील छात्र कामयाब हो जाते हैं। यही तो हुआ, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने काम किया है। गोलमैन के मुताबिक इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 मुख्य क्षमताएं होती हैं।
आत्म जागरूकता, अपने भीतर की भावनाओं को पहचानना और समझना। आत्मनियंत्रण, अपने गुस्से, डर और आवेगों पर काबू रखना। आत्म प्रेरणा, खुद को प्रोत्साहित रखना और मुश्किलाइयों में भी उम्मीद बनाए रखना। सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को महसूस करना और समझना। सामाजिक कौशल, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना। सोचिए, अगर आपका सबसे करीब दोस्त परेशान है तो शायद आप उसके जज्बातों को महसूस कर सकते हैं। उदासी या खुशी में वह आपकी तरह ही व्यवहार करेगा, यह सोचकर आप उसे समझ पाएंगे। यही सहानुभूति है। हम इतने नाजुक इकाइयां हैं कि जब हम दूसरों की पीड़ा महसूस करना सीख जाते हैं, तभी मानवता अपने असली अर्थ में खिल उठती है। अब इन क्षमताओं को विस्तार से देखें। पहला है आत्म जागरूकता। जब आप अपने मूड को, अपने गुस्से या उदासी को पहचान लेते हैं, तभी आप उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखिए, अपनी भावनाओं को जानना पहला कदम है उन्हें संभालने का। दूसरी है आत्मनियंत्रण। सोचिए, आपकी बाइक खराब हो गई और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। इस स्थिति में अगर आप चिल्लाने से पहले 5 गहरी सांसें ले लें तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। गोलमैन कहते हैं कि हमें गुस्से या भय के तूफानी लम्हों में रुकना और इंतजार करना सीखना चाहिए। उदाहरण के लिए, गुस्सा। ऐसी स्थिति से कुछ मिनट के लिए दूर हो जाएं या गहरी सांसें लें। चिंता, डर। खुद से पूछें, क्या वाकई इतनी बड़ी समस्या है, और स्थिति को ठंडे दिमाग से आकलित करें। उदासी, दुख। उदासी वाले विचारों को चुनौती दें और खुद को हल्की फुल्की गतिविधि में व्यस्त रखें। तीसरी है आत्म प्रेरणा। इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखें। गोलमैन एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। 4 साल के बच्चों को 2 मार्शमैलो दिए गए। पहले बच्चा तुरंत 1 मार्शमैलो खा सकता था या 15 मिनट इंतजार करके 2 मार्शमैलो पा सकता था। जिन बच्चों ने इंतजार किया वे बड़े होकर ज्यादा धैर्यवान और सफल मिले। याद रखिए, छोटी तात्कालिक सुखों के लिए बड़ी उपलब्धियां टालना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। चौथी है सहानुभूति। इससे हम सीखते हैं दूसरों के जज्बातों को महसूस करना। दयालु माता पिता अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि दूसरे की भावनाएं समझना जरूरी है। लेकिन अगर कोई बच्चा लगातार डराया धमकाया जाए तो उसकी सहानुभूति खत्म होने लगती है और वह भविष्य में अकेला रह सकता है। हमें समझना चाहिए कि प्यार से पालने का मतलब है एक संवेदनशील इंसान तैयार करना। 5वीं और आखिरी है सामाजिक कौशल। यह कला है दूसरों के साथ मिलकर जीने की। क्या आपने कभी ऐसा बॉस देखा है जो गुस्सा करने की बजाय समझदारी से सलाह देता हो, या जिसने टीम को उत्साहित करके लक्ष्य हासिल किया हो? एक अच्छे नेता की असली ताकत होती है दूसरों के दिलों में उतरने की क्षमता। गोलमैन कहते हैं कि एक टीम की सफलता उसके सदस्यों की भावनात्मक समझदारी का संयुक्त परिणाम है। आप अपने लहजे की गर्माहट, सहयोग की भावना और सकारात्मकता से पूरे समूह का मूड बदल सकते हैं। इस तरह इस भाग में हमने जाना कि इमोशनल इंटेलिजेंस की 5 क्षमताएं क्या हैं और ये कैसे हमारी जिंदगी को दिशा देती हैं। पार्ट 3, इमोशनल इंटेलिजेंस अप्लाइड। इमोशनल इंटेलिजेंस का असर हमारे निजी रिश्तों और कार्यस्थल दोनों पर होता है। आपने खुद को कभी कहते पाया होगा, तुम मुझे नहीं समझते। ऐसी जुदाई छोटी छोटी बातों से शुरू हो जाती है, जैसे कि आप दिन भर काम में व्यस्त हों और सामने वाला आपसे अपनी समस्याएं साझा न कर पाए। छोटी छोटी नाराजगियां बड़े झगड़ों को जन्म देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं निजी रिश्तों की। रिश्तों में इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है समझदारी से अपने साथी, मित्र या परिवार को समझना और उनके साथ खड़े होना। बहुत बार आज के समय में हमें लगता है कि रिश्ते बस प्यार प्यार में रहेंगे, पर असली परीक्षा तब होती है जब मनमुटाव आए। उदाहरण के लिए, आम धारणा है कि लड़कियां अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करती हैं, जबकि लड़कों को मर्दानी बनने की शिक्षा दी जाती है। परिणाम स्वरूप अक्सर लड़कियों को लगता है कि उनका साथी उनकी भावनाओं को नहीं समझता
और लड़कों को लगता है कि उन्हें अपनी भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए। सोचिए, अगर हम अपनी भावनाओं को ईमानदारी से एक दूसरे के साथ साझा करें तो कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। याद रखिए, रिश्तों में झगड़े नहीं बल्कि समझदारी और बातचीत जरूरी है। अब बात करते हैं कार्यस्थल की दुनिया की। अक्सर लोग सोचते हैं कि ऑफिस में सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए, दिल का नहीं। लेकिन असल में भावनात्मक कौशल बहुत काम आते हैं। नेताओं, लीडर्स को समझना होता है कि कर्मचारियों की भावनाएं कैसे प्रभावित होती हैं, विशेषकर फीडबैक, प्रतिक्रिया देते समय संवेदनशील होना जरूरी है। उदाहरण के लिए, विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि आलोचना देते समय स्पष्ट रहें, बताइए कि क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की जरूरत है। समाधान सुझाएं, सिर्फ दोष देने के बजाय यह भी बताएं कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। आंखों में आंखें डालकर बात करें, व्यक्तिगत रूप से बैठकर बात करें। इससे सामने वाला समझता है कि आप उसके साथ हैं। संवेदनशील रहें, सोचें कि आपके शब्दों का सामने वाले पर क्या असर होगा और उसी को ध्यान में रखकर बोलें। इसी प्रकार कार्यस्थल में विविधता, डाइवर्सिटी को समझना भी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का हिस्सा है। हर किसी की सोच और अनुभव अलग हो सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी पुरानी धारणाओं, बायस को पहचानकर समझदारी से काम लेना चाहिए। गोलमैन कहते हैं कि एक टीम की असली ताकत उसके सदस्यों की भावनात्मक समझदारी में होती है, न कि केवल उनके तकनीकी कौशल में। अगला है माइंड और मेडिसिन, दिमाग और दवा का मेल। स्वास्थ्य में भी इमोशनल इंटेलिजेंस की अहमियत है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक रहने वाली चिंता, गुस्सा और निराशा हमारे शरीर को कमजोर कर देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार तनाव और गुस्से में रहते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गिर सकती है और आपको बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए डॉक्टर्स को सिर्फ शरीर का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि मरीज की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। सर्जरी से पहले मरीज को पूरी जानकारी देना, डर को कम करने के लिए समझाना या अस्पताल का माहौल गर्मजोशी भरा बनाना, ये छोटे छोटे कदम बड़ी राहत देते हैं। याद रखिए, दवा के साथ साथ इंसानी दयालुता भी चमत्कारी असर दिखा सकती है। कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि जो रोगी अधिक प्यार और सहानुभूति पाते हैं वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर की दया और देखभाल भी दवाई जितना असरदार हो सकता है। इस भाग में हमने देखा कि चाहे रिश्तों की बात हो, ऑफिस की या फिर स्वास्थ्य की, हर क्षेत्र में इमोशनल इंटेलिजेंस का उपयोग होना जरूरी है। पार्ट 4, विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी। बच्चों के बचपन के साल इस किताब में इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की खिड़कियां, विंडोज कही गई हैं। परिवार वह क्रूसिबल है जिसमें बच्चों की भावनाएं पाली जाती हैं। शोध बताते हैं कि स्कूल में दाखिले से पहले बच्चों में आत्मविश्वास, जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण और बोलचाल जैसी खूबियां विकसित हो जाती हैं और ये सभी माता पिता के व्यवहार से जुड़ी होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई बच्चा लगातार सवाल पूछता है और मां कहती है, इतने सवाल क्यों करते हो? कंपोनेंट प्लेसमेंट तो वह बच्चा सोचता है कि तलाश करना गलत है। गोलमैन ने माता पिता के 3 आम तरीकों का जिक्र किया है जो बच्चे की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। भावनाओं को अनदेखा करना। जब बच्चा रोता है या परेशान होता है, माता पिता उसे झंझट समझते हैं और उसकी भावनाओं पर ध्यान नहीं देते। बहुत ढील देना, लेस फेयर। बच्चे की समस्या को नोटिस तो किया पर उसे संभालने की कोशिश नहीं की। कठोरता से दंड देना, बिना समझाए कड़ी सजा देना, जिससे बच्चा यह सीख जाता है कि भावनाएं बुरी हैं। इन तरीकों से बच्चे में आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है और वह भावनात्मक रूप से असुरक्षित हो सकता है। याद रखिए, यदि माता पिता प्यार और समझदारी से बच्चे की भावनाओं को स्वीकार करें तो बच्चे के अंदर सकारात्मक गुण पनप सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रॉमा की। कभी कभी जीवन की घटनाएं इतनी भयंकर हो जाती हैं कि उनका असर सालों भर रहता है। इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, PTSD के नाम से जाना जाता है। डिसऑर्डर कहा जाता है।
डॉ डेनिस चार्नी बताते हैं कि जब व्यक्ति को लगता है कि वह उस भयानक घटना को रोक नहीं सकता तो उसके मस्तिष्क में गहरी चोट लग जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमारे मस्तिष्क में नयापन लाने की ताकत होती है। इमोशनल रीलर्निंग का मतलब है डर और दर्द को दोबारा सीखना। सबसे पहले यह महसूस करना जरूरी है कि डर जैविक प्रतिक्रिया है और इसे सामुदायिक नजरिए से समझना है। फिर हम सुरक्षित माहौल बनाकर उस घटना को फिर से सामना करते हैं, जैसे कला चिकित्सा में बच्चे को अपनी कहानी चित्रों के जरिए बताने देते हैं। ऐसा करने पर उसका भय धीरे धीरे शांत होता जाता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मिट्टी पर जमी गंदगी को फिर से पानी में घोलना। दर्द को नए अनुभव के साथ जोड़कर हम उन्हें हल्का बना सकते हैं। तीसरा है टेम्परामेंट इज नॉट डेस्टिनी। स्वभाव भाग्य नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जन्मजात स्वभाव से उनकी किस्मत बन गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। हार्वर्ड के जेरोम कैगन ने वर्षों तक बच्चों का अध्ययन किया जो बचपन में शर्मीले थे। उनमें से 2/3 बड़ों में भी शांत ही रहे। जो खुले थे उनमें अधिकांश ऐसे ही रहे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बदलाव मुमकिन नहीं। यदि माता पिता बच्चे को प्यार से छोटे छोटे चुनौतियां देते रहें और उसकी क्षमताओं में भरोसा करें तो बच्चा धीरे धीरे बदल सकता है। याद रखिए, हमारा मस्तिष्क लचीला है। जैसे ऊबड़ खाबड़ मिट्टी में पानी मिलाकर नई शक्ल बन जाती है, वैसे ही बचपन के अनुभव हमारी भावनात्मक क्षमताओं को आकार देते हैं। इस भाग में हमने जाना कि बचपन की ये विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की नींव रखने का मौका देती हैं। पार्ट 5, इमोशनल लिटरेसी। आखिरी अध्याय में चर्चा होती है भावनात्मक साक्षरता, इमोशनल लिटरेसी की कीमत की। हाल के शोध दिखाते हैं कि 1970 और 1990 के बीच अमेरिका में बच्चों में अकेलापन, चिड़चिड़ापन और सामाजिक समस्याएं बढ़ी हैं। इसका कारण है बदलती दुनिया। माता पिता दूर भागदौड़ में व्यस्त हो गए हैं, बच्चे अकेले रह जाते हैं और उनकी भावनात्मक जरूरतें अनदेखी रह जाती हैं। गोलमैन बताते हैं कि भावनात्मक अव्यवस्थित, इमोशनल इलिटरेसी, जीवन की भी कीमत बढ़ा देती है। ऐसे लोग ज्यादातर अकेलापन, अवसाद और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग भावनात्मक रूप से असुरक्षित होते हैं उनके दिल की बीमारी, मोटापा और मानसिक तनाव का खतरा बढ़ जाता है। इसका हल है शिक्षा में बदलाव लाना, यानी स्कूलों में इमोशनल लिटरेसी पढ़ाई जानी चाहिए। अगर हम बचपन में ही बच्चों को अपने जज्बातों को समझना और व्यक्त करना सिखाएं तो भविष्य में उनके निर्णय और सहनशीलता में बड़ा परिवर्तन आएगा। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क के कई स्कूलों में रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, टकराव समाधान प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जहां बच्चे सीखते हैं कि कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करके झगड़ों को सुलझाया जाए। इस तरह की कक्षाएं तुरंत असर नहीं दिखाती, पर समय के साथ उनकी आदत बन जाती है। धीरे धीरे बच्चे सीखते हैं अपनी भावनाओं को पहचानना और नाम देना। गुस्से व माहाव, निराशा को शांत रखने के तरीके, सकारात्मक तरीके से अपनी ऊर्जा लगाना, दूसरों की भावनाओं को समझना और महसूस करना, संबंधों को कुशलता से संभालना और सहयोग करना। जैसे जैसे हम इन क्षमताओं को विकसित करते हैं, हमारा समाज भी सहिष्णु और समझदार बनता जाता है। याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि सह अस्तित्व और लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है। इमोशनल लिटरेसी के जरिए हम न केवल ज्यादा खुशहाल जीवन जी पाएंगे, बल्कि एक बेहतर समाज का हिस्सा बन पाएंगे। निष्कर्ष। तो दोस्तों, डैनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस किताब का यह पूरा सारांश यहीं समाप्त होता है। याद रखिए, हमारी खुशियां, हमारी सफलता और यहां तक कि समाज की सेहत भी इसी पर निर्भर करती है। आशा करता हूं कि आपने भी अपने अनुभवों से जुड़े बहुत कुछ पाया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में लिखना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक ध्यान रखें, अपने दिल और दिमाग को संतुलित रखें।